हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित मिश्रा ई लर्निंग सेंटर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित आपका जीके का और करंट अफेयर्स का कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो ये हमारी चल रही है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 यानी संयुक्त प्रवेश परीक्षा यूपी बीएड की प्रवेश परीक्षा की तैयारी चल रही है 2020 की। इससे पहले हमने साल 2018 और 2017 को तीन भागों में करके उसके सारे जीके के और हिंदी के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। 2016 का सेट हमने लिया है और इसके हम 50 क्वेश्चंस देखेंगे जीके के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 देखते हैं। संविधान में शिक्षा को रखा गया है तो कौन सी सूची में रखा गया है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, समवर्ती सूची में रखा गया है। अब इसके अंतर्गत 52 विषय आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है, यानी कि जो टेम्परेरी इनके मेंबर्स होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 2 वर्ष का कार्यकाल होता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो देखिए कितने कुल सदस्य कितने होते हैं सुरक्षा परिषद के? 15 सदस्य, जिसमें 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। ठीक है, तो 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए इनका चुनाव किया जाता है। और जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं कौन कौन है। अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और चीन है। ये इसके 5 स्थायी सदस्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है, तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए जितने मुख्यालय और उनके अध्यक्ष और उनका जो कौन से साल उनकी स्थापना की गई थी, ये एक वीडियो मैंने बना रखा है। आप लिंक में जाके प्लेलिस्ट में जाके ये वीडियो देख सकते हैं। सारे जितने भी मुख्यालय हैं विश्व के महत्वपूर्ण, वो मैंने सारे उसमें बता रखे हैं। चौथा देखते हैं। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो किस नृत्य से है? कथक से। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें नीचे भी कुछ दिए हुए हैं, कथकली, भरतनाट्यम, मणिपुरी और कथक। इनको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं घर पे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, कथक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। पहली मई को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है पहली मई को? ये देखते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, धान। तो सबसे ज़्यादा क्या उगाया जाता है भारत में? धान उगाया जाता है। लगभग जो कुल क्षेत्र है उसका 47% भाग पर क्या की जाती है? धान की खेती की जाती है और 15% भाग पर गेहूँ की खेती की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट रूपरेखा का अनुमोदन कौन करता है? तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ये मैंने आपको बताया था। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इसकी क्या करता है? रूपरेखा को तैयार करता है कि पंचवर्षीय योजना किस प्रकार की होगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जो सिक्के होते हैं, जो हमारे देश में सिक्के होते हैं और 1 रुपये का नोट होता है, इसको भारत सरकार जारी करती है। बाकी जितने भी नोट होते हैं, जो हमारी करेंसी है, उसको रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जारी करते हैं, यानी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के उसके ऊपर सिग्नेचर होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से सरोद के प्रवर्तक हैं, सरोद के प्रवर्तक कौन है? अमजद अली खां। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये प्रश्न भी दूसरी बार रिपीट हो रहा है हमारे सेट्स में, तो ये भी आपको याद रखना है। पंडित रविशंकर की बात हुई थी तो वो सितार वादन से थे, ये हमने देखा था। अल्लाह रखा खां तबला से हैं और शिव कुमार शर्मा संतूर से संबंधित हैं, तो ये आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है? तो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का कौन सा, सबसे पुराना? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद। इलाहाबाद यानी कि अब जिसे प्रयागराज नाम दे दिया गया है। तो ये आपको याद रखना होगा। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1887 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व विख्यात रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? तो रॉक गार्डन आप लोगों को पता होगा चंडीगढ़ में स्थित है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए चंडीगढ़ के बारे में जान लेते हैं। तो ये हरियाणा और पंजाब की क्या है, संयुक्त राजधानी भी है। ठीक है। अब यह है नेकचंद सैनी गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। सुखना झील के निकट ये स्थित है और इसमें क्या है, जितना भी हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे बनाई गई मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ इसमें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा का तात्पर्य क्या होता है? तो मुद्रा क्या होती है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मूल्य का मापक। किसी चीज़ के मूल्य को मापने के लिए हम क्या करते हैं, मुद्रा या करेंसी जिसको हम कहते हैं उसे हम इस्तेमाल करते हैं। चलिए एक्स्ट्रा अगला देखते हैं। राष्ट्रीय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो नेशनल ऑयल एंड जो नेचुरल गैस वो है कमीशन, वो कहाँ पर है, उसका मुख्यालय? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, देहरादून। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं। परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ है ये? राजस्थान में है। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अब देखिए ये एक जगह है जहाँ जैसलमेर के ज़िले जो थार मरुस्थल में है। ठीक है। और प्रथम परमाणु जो परीक्षण था वो किया गया था और 98 में जो एनडीए की सरकार थी 5 परीक्षण हुए थे और उस समय ही सफल परीक्षण हुआ था। कौन सा राज्य लोक नृत्य गरबा से संबंधित है? तो गरबा आप सभी लोगों को पता होगा गुजरात का है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम सारे हमारे जो लोक नृत्य हैं, फोक डांसेस हैं, उसमें हम सारे राज्यों के फोक डांसेस को, लोक नृत्य को देखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52वें संविधान संशोधन का विषय है, क्या विषय है? दल बदल विधेयक। अब डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जो ऐसे विधेयक ये संविधान संशोधन दल बदल पर अंकुश लगाने से संबंधित है। यानी कि जो आपने देखा होगा जो संसद और विधानमंडलों के सदस्य होते हैं हर समय पार्टी का क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। जैसा रुझान होता है वैसे ही पार्टी में आ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बिल ने 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया था। राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त की। ये 4 भाषाएं हैं। तो कौन सी भाषाएं हैं 4 जिनको शामिल किया गया था उस बिल में? तो ये है ऑप्शन सी, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ठीक है। तो 8वीं अनुसूची में इन्हें शामिल किया गया था 2004 में। मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो याद रखना है 2004 में शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 91वें संविधान संशोधन के तहत संसद में पारित विधेयक ने मंत्रिपरिषद के आकार को सीमाबद्ध किया है। यह सीमा है कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संसद और राज्य विधानसभाओं का 15%। ठीक है। उस ईरानी नगर का नाम बताइए जहां भूचाल ने ऐसी तबाही मचाई कि 20,000 लोगों से अधिक की मौत हो गई। तो जो भूकंप आया उसकी वजह से 20,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। तो कह रहे हैं ईरान का कौन सा शहर है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाम। अब 2004 में एक भयंकर भूकंप आया था। इसकी जो तीव्रता थी रिएक्टर पैमाने पर वो थी 6.5। इसमें 20,000 से अधिक लोग मारे गए थे और लाखों लोग बेघर हो गए थे। महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो ऑप्शन सी आपको पता होगा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपको देखिए मैंने ऑटोबायोग्राफी इनकी जो कराई थी उसमें आपको मिलेगा। और क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। नासा ने लोहित ग्रह मंगल में जीवन उपयोगी वातावरण के साक्ष्य की खोज एक रोवर भेजा है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम हमें बताना है। उसका नाम है पाथफाइंडर।
ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पाथफाइंडर। 2003-4 में मंगल ग्रह का अध्ययन करने के लिए एक रोवर भेजा था, इसका नाम क्या है, पाथफाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्रोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वृक्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन पुराण कौन सा माना जाता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है। अब देखिए, इसमें भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है, और पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, जिनमें से 5 क्या हैं? मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भगवत पुराण, और इसको सबसे प्राचीन माना जाता है, मत्स्य पुराण को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिए, कुछ प्रसिद्ध स्थानों के नाम दिए हुए हैं और उनके सामने उनके शहरों के नाम दिए हुए हैं, तो कौन सा सही नहीं है ये बताना है। बड़ा इमाम बावड़ा लखनऊ, ये बिल्कुल सही है। निशात बाग जम्मू कश्मीर, ये भी सही है। फिरोज शाह कोटला, ये भी दिल्ली में है। और हुमायूं का मकबरा, ये इलाहाबाद में नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? ये नई दिल्ली में है, ना कि इलाहाबाद में है। डैश अपकृत्य कानून में एक महत्वपूर्ण मामला था, पूर्णदेयता के नियम सिद्धांत को प्रस्तुत करने का एक कारण था। तो डैश कौन सा, ये हमें बताना है। एमसी मेहता बनाम भारत संघ, इस मामले में जो पूर्णदेयता के सिद्धांत का प्रस्तुत किया गया था, इस मामले में किया गया था एमसी मेहता बनाम भारत संघ। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब ये क्या था? ये 1984 भोपाल गैस त्रासदी के जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो वो थे, एमसी मेहता बनाम संघवाद के अंतर्गत पूर्णदेयता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चंद्रप्रभा है कहाँ पर? वाराणसी में स्थित है, तो ये हमें याद रखना है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है खेलकूद के, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। भारत में भारत कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सरोजनी नायडू को। अब देखिए, स्वर कोकिला कौन है? लता मंगेशकर हैं। लौह महिला यानी कि आयरन लेडी इंदिरा गांधी हैं। भारतीय एथलेटिक्स की गोल्डन गर्ल पीटी उषा हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यदि किसी को हैजा हो जाता है तो उसके कौन से अंग प्रभावित होते हैं? तो ये आंतों को प्रभावित करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, और ये अनुच्छेद 84 के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? तो आयुर्वेद वेद में शामिल नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 4 वेद कौन कौन से हैं ये आपको याद रखने हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो आयुर्वेद को इसमें नहीं जोड़ा गया है, तो ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म से संबंधित है? तो ये फिर से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ये हमारे सेट में आ चुका है, इसीलिए देखिए मैं आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम्स में, याद रखिए। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, त्रिरत्न। त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है। सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, और त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माफ कीजिए। निम्नलिखित में कौन सी सिखों की पवित्र धर्म पुस्तक है? ये क्वेश्चन भी दोबारा रिपीट हो रहा है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, गुरु ग्रंथ साहिब। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अग्निग्रह किस धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है? अग्निग्रह समझ लीजिए, तो डी पारसी लोगों का अग्निग्रह क्या है? पूजा स्थल होता है।
बाकी का आपको शायद पता होगा। इसको फायर टेम्पल भी कहते हैं, पारसी जहाँ लोग पूजा स्थल है उनको क्या कहते हैं, फायर टेम्पल। राष्ट्र प्रतीक चिन्ह में सत्यमेव जयते किस स्थान पर अंकित है? तो कहाँ अंकित है? सबसे ऊपर। राष्ट्र चिन्ह में कहाँ सबसे ऊपर सत्यमेव जयते आपको मिलेगा। अब ये जो ध्येय वाक्य है, मोटो है, ये कहाँ से लिया गया है? मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। ये भी कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ये तो बहुत ही आसान है, आपको पता होगा। तो मयूर यानी कि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब इसका इम्पोर्टेंट चीज़ हमें क्या रखनी है, जो इसका साइंटिफिक नेम है पावो क्रिस्टेटस, ये हमें याद रखना है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का संभावित कारण हो सकता है। तो क्या ऐसा कारण था जिसकी वजह से सिंधु सभ्यता जो है उसका पतन हो गया, वो नष्ट हो गई? तो भूमि की उर्वरता का घटना, ऑप्शन बी है अचानक बार बार बाढ़ का आना, आर्यों का आगमन, उपयुक्त सभी। तो ये सभी कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से सिंधु जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, वो खत्म हो गई, यानी कि उसका अंत हो गया। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, अचानक बार बार बाढ़ का आना। तो बाढ़ के आने से क्या हुआ, उन्हें वहाँ से बार बार हटना पड़ता था, तो सिंधु सभ्यता इसलिए समाप्त हो गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चरक संहिता में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चरक संहिता, तो चरक संहिता है चिकित्सा से संबंधित। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अब ये चरक संहिता, इनके बारे में जान लेते हैं। ये देखिए, जो कनिष्क के दरबार में राजवैद्य थे चरक, उनसे संबंधित है। इन्होंने ही एक ग्रंथ लिखी है जिसका नाम है चरक संहिता। अब इसमें अनेक प्रकार के दुसाध्य रोग, ऐसे रोग जिनका कोई इलाज नहीं होता, तो उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर उसको उपाय सुझाए हैं जिससे कि उसका इलाज किया जा सके। सॉरी। पृथ्वी की सतह पर या समीप वायुमंडल का जोन मंडल निम्नलिखित है। तो पृथ्वी के सबसे समीप कौन सा है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जैव मंडल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। निम्नलिखित में से नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं है, कौन सी नदी है? तो ये हमने पहले भी एक बार क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ताप्ती। बाकी जितनी है अपने मुहाने पर ये बनाती हैं डेल्टा, लेकिन ताप्ती नदी क्या करती है, अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये महान विजेता थे, इसलिए इनको नेपोलियन कहा जाता है। इन्होंने भारत के उत्तर दक्षिण सभी भागों में सफलतापूर्वक विजय प्राप्त की, और इनके फलस्वरूप ही इन्हें क्या, इतिहासकार जो थे विंसेंट स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन कहा था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी इनकी राजधानी? पाटलिपुत्र में थी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 44। सन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत आज़ाद कराने के लिए कहाँ एक अस्थायी सरकार की घोषणा की थी? तो सिंगापुर में। ये आपको पता होगा, सिंगापुर में वो गए थे, उन्होंने भारत आज़ाद कराने के लिए एक अस्थायी सरकार की स्थापना की थी, और दिल्ली चलो का नारा वहीं से दिया था। अब इसके अध्यक्ष वो सैम थे, और 1944-45 में ये काम करती रही सरकार, और जब 1945 में जापान हार गया तो ये स्वतः ही समाप्त हो गई, अपने आप ही ख़त्म हो गई। ओपेक देशों में कौन सा देश सर्वाधिक खनिज तेल का उत्पादन करता है? तो कौन सा सबसे अधिक खनिज तेलों का उत्पादन कर रहा है, यानी कि मिनरल ऑयल्स का? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सऊदी अरब। देखिए 27% लगभग सऊदी अरब ही क्या करता है, मिनरल ऑयल यानी कि खनिज तेलों का उत्पादन करता है। सुप्रसिद्ध इतिहासकार अल बरूनी किसकी सेना के साथ भारत आया था? तो किसकी सेना के साथ आया था? महमूद गजनवी की सेना के साथ अल बरूनी आया था। कब आया था ये भी हमें याद रखना है, 1017 के समय में। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? तो ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि फतेहपुर की जो स्थापना थी वो अकबर ने की थी, ठीक है। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो ये भी आपको पता होगा, ऑप्शन बी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रज़िया सुल्तान।
क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्यों का कार्यकाल होता है, कितना कार्यकाल होता है ये बताना है हमें। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 6 वर्ष। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ के जो सदस्य होते हैं 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं, और 2/3 सदस्य हर 2 वर्ष पर रिटायर होते रहते हैं, यानी सेवानिवृत्त होते रहते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति अध्यक्षता करता है, तो किसकी अध्यक्षता करता है? राज्यसभा की अध्यक्षता करता है, ठीक है। और यही क्या होता है, पदेन सभापति भी होता है राज्यसभा का। अब देखिए ये सदस्य नहीं होता राज्यसभा का, लेकिन पदेन सभापति होता है। चलिए, मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए।